टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और ये सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। ये जो वीडियो इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया गया था और वो प्रैक्टिस सेट 2 था और ये प्रैक्टिस सेट 1 है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप जानते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि ये 3 मिलियन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी कि 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो हैं, तो ये 3.3 मिलियन के बराबर होता है, यानी कि 3 मिलियन से कुछ ज़्यादा है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है, यानी कि विश्व का भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और आप जानते हैं कि भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चाइना नंबर 1 पे है, जबकि क्षेत्रफल में भारत 7वें नंबर पे है। रूस सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश दुनिया का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये अगला प्रश्न है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन परियोजना बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर कौन सा परियोजना है ये आपको बताना है। तो देखिए, माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है और माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, यानी कि ये माता टीला जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं। और इस तरीके से जो इसमें दिया हुआ है तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर है और ये झारखंड में है। तो इस तरीके से जबकि ये मंडी परियोजना है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मंडी परियोजना कहाँ है, तो देहर बांध यानी कि ब्यास नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील इसमें से कौन है। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर एवं परियार झील एक मानव निर्मित झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है और रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है, जबकि पेरियार झील जो है वो पेरियार नदी पर बनाया गया है और ये भी एक मानव निर्मित झील है। तो इस तरीके से आप इसमें 1 और ये 4 इसका सही जवाब होगा, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि केवल इसमें से ऑप्शन क्या इसका सही जवाब होगा, तो 1 से अधिक इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, पहला और चौथा। नेक्स्ट है कि दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है। दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है, यानी कि ये ऑप्शन बी में है। और इसके बाद से है कि दूधसागर जलप्रपात जो है ये आपको बता दें कि दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित हैं, जो कर्नाटक सीमा के निकट हैं और ये मांडवी नदी पर स्थित हैं दूधसागर जलप्रपात जो हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। ये अगला प्रश्न है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक हैं और वायुमंडल में लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज़ गति से चलने वाले वायु प्रवाह प्रणाली को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और इसके बाद का इसका प्रश्न है 37वां प्रश्न होगा कि भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है भारत में, बताना है। तो भारत में सबसे अधिक जो है विस्तार क्षेत्र में अगर कोई मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी इसका नाम है और ये देश के लगभग 40% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और ये भी आप जानकारी के लिए बता दें कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से हैं और जलोढ़ मिट्टी के बाद से सबसे अधिक उपस्थिति जो है वो लाल मृदा की है और काली मृदा की हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। और इसमें कोयना बहुउद्देशीय परियोजना जो है कोया नदी पर है और ये महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब है। जबकि दुल्हस्ती परियोजना जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसके विषय में आप जान लीजिए कि ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में, यानी कि JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर दुल्हस्ती परियोजना। पोंग परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। इस तरीके से जबकि घाट प्रभा परियोजना जो है कि घाट प्रभा नदी पर कर्नाटका में है। नेक्स्ट है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है। शिवालिक पर्वत ये बिहार के किस ओर इसकी उपस्थिति है, ऐसा प्रश्न इसके पिछले सेट में भी आया हुआ था। शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में है और इस तरीके से शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी के एक छोटे भाग की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात पश्चिम चंपारण जिले में स्थित हैं।
और 932 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवना विद्रोह कब हुआ था। 40वां प्रश्न है, पवना विद्रोह हुआ था 1873 से लेकर के और 1876 तक हुआ था। ठीक है, 1873 से 76 के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। पवना विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था और ये कहाँ हुआ था, तो ये पवना क्षेत्र जो है कि वर्तमान में बांग्लादेश में सिराजगंज जिला में स्थित है। और इस विद्रोह के मुख्य नेता जो हैं वो ईशान चंद्र राय थे, यानी कि ये तत्कालीन जो है बंगाल में था, लेकिन अभी ये वर्तमान जो क्षेत्र है बांग्लादेश में है। पवना विद्रोह हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। देखिए, उनका जो वास्तविक नाम था, यानी कि ये मूल शंकर था और इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के टंकरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की इन्होंने रचना भी किया था और इन्होंने एक नारा दिया था, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ये इनका नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का, कि वेदों की ओर लौटो इन्होंने दिया था। चूँकि वेदों के महत्व को उन्होंने काफ़ी वेदों का जो इन्होंने महत्व बतलाया और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किए। इसके बाद से इसके प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, और इसका सही जवाब है कि आप देख सकते हैं इसमें से 42वां प्रश्न है, 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कोलकाता मदरसा की स्थापना की गई थी। और कोलकाता मदरसा का स्थापना फ़ारसी और अरबी की पढ़ाई के लिए की गई थी, यानी कि फ़ारसी और अरबी का अध्ययन उसमें किया जाता था। सही जवाब इसका है, यानी कि ये वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है कि भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है। चार्ल्स वुड डिस्पैच काफ़ी चर्चित हैं भारतीय शिक्षा को लेकर के, तो ये 1854 का है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और आपको बता दें कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जो 1854 में आया था। और चार्ल्स वुड जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध सदस्य भी थे। और चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना लाई थी 1854 में, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। 44वां प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कोलकाता से हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और भारत में पहली बार समाचार पत्र निकालने का श्रेय आयरिश जेम्स अगस्टस हिक्की के नाम से जाना जाता है, यानी कि जेम्स अगस्टस हिक्की ये भारत में सबसे पहली बार जो है कि समाचार पत्र निकाले थे। और ये बंगाल गजट के नाम से ये 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र जो है कि ये बंगाल गजट के नाम से निकला था। इस अखबार का नाम था, यानी कि बंगाल गजट, ये भारत का सबसे पहला अखबार था। जबकि इंडिया गजट के नाम से एक और भी प्रकाशित हुआ था ये समाचार पत्र, लेकिन उसके संपादक दूसरे कोई था। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था। 1905 में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इनके द्वारा बंगाल में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और ये 18 फरवरी 1905 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष, ये 46वां प्रश्न है कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। इसका सही जवाब है कि 1892 इसके लिए सही जवाब होगा। 1892 में उदारवादी दल की ओर से ये ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी। जबकि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे WC बनर्जी थे। WC बनर्जी, जो कि आपको याद होगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे ये, और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला चुनाव भी लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और देखिए, यहाँ पर प्रश्न भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु पूछा है, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले खुद जो है कि महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे, जबकि इनके विषय में पूछा गया है। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे वे गुरु महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक
द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी। ये देखिए, ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन किया था, एक था मराठा और एक था केसरी। अब देखिए, अब इसमें चूँकि मराठा पूछा गया है कि मराठा का, तो आप आसानी से यही समझ पाएंगे अगर आप नहीं पढ़े होंगे कि मराठी में निकाला होगा, लेकिन नहीं। ये देखिएगा, इसमें आपको बता दें कि मराठा समाचार पत्र, ये देखिए, ये अंग्रेजी में था, ये नाम से नहीं जाना है, मराठा समाचार पत्र है, ये अंग्रेजी भाषा में था, जबकि जो केसरी था वो मराठी भाषा में था। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, क्योंकि कोई भी ज़्यादातर चूँकि यही कन्फ्यूजन में आएगा कि मराठा समाचार पत्र नाम था, इसका मतलब मराठी भाषा में होगा, लेकिन ये मराठा अंग्रेजी में था, और जो केसरी एक जो संपादन किया था उन्होंने दूसरे समाचार पत्र का, तो वो मराठी भाषा में था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा का जो मराठा और केसरी, इन दोनों का जो ये संपादन जो किया गया था 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था। जबकि इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाग 9 किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से अंतः स्थापित हुआ है। ये 49वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि ये 97वां प्रश्न होगा, इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे माना जाता है। योजना अवकाश हुआ था क्योंकि जब 1951 से जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1966 में चूँकि उसके बाद से यहाँ पे योजनाओं का क्रम टूट गया था, और इस तरीके से उसमें एक साल के लिए योजनाएं चलाई गई थी, जिसको योजना अवकाश कहा जाता है। क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान से जो युद्ध हो गया, उसके चलते योजनाओं का क्रम टूट गया था, और इस वजह से यहाँ पे इसको कहा गया था कि एक साल के लिए योजनाएं चलाई गई थी 1966 से लेकर के 1969 तक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ई में है, यानी कि ऑप्शन ई होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 1966 से 1969 के बीच को काल को हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से होगा 51वां प्रश्न है। देखिए कि अगला प्रश्न है कि ये सभी जो है कि इस मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जो कि आपको हम बताए थे कि उसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल से इसका सॉल्यूशन का देख सकते हैं। इसके पहले भी कल सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था, लेकिन उसका सॉल्यूशन चूँकि हम किसी कारण से नहीं डाल पाए थे, आज उसको भी अपलोड कर देंगे। तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर से कुछ प्रश्न हैं जो साइंस के प्रश्न होंगे, यहाँ पे देखिएगा। ये 59वां प्रश्न यहाँ से फिर से है, और मैथ के जो भी प्रश्न हैं आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन PDF में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। परमाणु क्रमांक 30 ये किस तत्व का है, ये बताना है। तो उसका सही जवाब है कि इसमें देखिए, जो जिंक है यानी कि Zn, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 30 है, लेकिन ऑप्शन में Zn जो है कि दिया नहीं गया है, जिंक नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में किससे गुणा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो देखिए, केल्विन पैमाने पर जो ताप लिए जाते हैं, तो उसको सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको 273 उसमें से घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि एक फार्मूला आप जानते होंगे कि ये यहाँ से एक फार्मूला आप देख सकते हैं कि K = होता है 273 डिग्री और प्लस T डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि केल्विन को हम जो है कि अगर यहाँ से हम इसको सेल्सियस में बनाना है तो 273 जाके इधर से इसमें घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये 61वां प्रश्न है, और अग्नाशय इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अग्नाशय जो है वो मानव शरीर का में क्या करता है कि शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। और अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं, और अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग जो है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाती हैं। तो इस तरीके से इसके बाद है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र देखिए, ये एल्केन समूह का है, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्केन श्रेणी का ये सूत्र होता है। तो प्रोपेन भी जो है कि आप जानते हैं कि कार्बन की संख्या जब 3 रहती हैं इसे प्रोपेन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए C3 इसी में दिया हुआ है, यानी कि C3 और H8 इसका सही जवाब होगा। क्योंकि आप इसी से समझ सकते हैं कि CnH2n+2 ये एल्केन श्रेणी का ये सूत्र है, यानी कि यौगिकों का, और उसमें CH4 ये मीथेन का है, C2H6 ये एथेन का है।
यानी कि कार्बन की जितनी परमाणु संख्या रहेगी तो हाइड्रोजन जो होगा उसके दुगने से 2 ज़्यादा होगा। यानी कि इसमें कार्बन 3 है तो 3 का दुगना इसमें कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8। देखिए यहाँ पे 8 है हाइड्रोजन की संख्या। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फ़र्क करने के लिए नहीं किया जाता है। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है, यानी कि फिनाल्फ्थैलीन जो हैं ये अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फ़र्क करने के लिए नहीं किया जाता है। आप जानते हैं कि विलयनों के विषय में कि यदि pH मान अगर 7 रहता है तो उदासीन होते हैं, 7 से अगर कम रहेगा तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा रहेगा तो ये क्षारीय होगा, यानी कि ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। ये किसके लिए लाभदायक हैं? तो इसका सही जवाब है कि विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन इमारती लकड़ियों के लिए लाभदायक हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन ये के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थित हो। ये बताना है कि जब कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन शुरू किए गए समय के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थित हो, यानी कि ऑप्शन इसका बी होगा। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे कि ये 66 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस ऊतक में बताना है कि मृत कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा जो हैं ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं, और ये दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली भी होती हैं। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए सही जवाब है कि ये एक प्रकार का ऊतक है और इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद से इसका प्रश्न जो देखिए ये सभी जो है अब यहाँ से भी मैथ के प्रश्न हैं, इसका सॉल्यूशन। और एक लास्ट में प्रश्न दिया हुआ है, देखिए ये करंट का प्रश्न है कि किरण बालियान ने एशियाई खेलों में 2023 में 72 वर्षों के बाद भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता। वो किस खेल में जीती हैं आपको बताना है। तो ये एशियाई खेल में जो है उन्होंने जीता है कांस्य पदक और गोला फेंक में जीता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसके लिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सामान्य अध्ययन का ये पहला प्रैक्टिस सेट था और दूसरा वीडियो था। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी इसका आएगा। इसमें कुल 11 सेट थे जिसमें 2 वीडियो होगा और बाकी के 9 जो सेट हैं वो भी बहुत जल्द ही आपको करा देंगे। वीडियो पर आप देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को